औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी। माई सेल्फ गुलाम मुर्तज़ा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स मेजरमेंट। एज स्टूडेंट्स वी हैव अर्लियर डिस्कस थ्योरी ऑफ चैप्टर नंबर 1 measurement in brief detail. Now we are going to discuss numericals which are very important. So stay tuned and pick up your pen and pencil and write the numericals with solution. Thanks. अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 1 के। एज आई हैव रिटन ऑल दी न्यूमेरिकल्स, 3 न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने अब पहले इसलिए राइट कर लिया है ताकि लिखे हुए को एलैबोरेट करना एक तो आपको समझने के लिए आसानी रहे, सेकेंडली वीडियो की लेंथ छोटी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट जो दी गई है, जो हमने फाइंड आउट करना है मीटर इन 1 लाइट ईयर, यानी 1 लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं, ये स्टेटमेंट में फाइंड आउट करनी है हमने वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम जो होता है हमारे पास 1 ईयर में वो होता कितना है, तो 1 ईयर जो है 365 डेज के बराबर होता है। और उसके बाद ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, ये वाली जो है सारी कैलकुलेशन ये सेकंड न्यूमेरिकल में रिपीट हो रही है। देखिए कैसे 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, हर डे में आगे 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। यानी हमने टाइम को जो है सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। एज यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। सो टाइम को मैंने जो है वो सेकंड्स में जो कन्वर्ट किया, सेकंड्स में कन्वर्ट करके हमारे पास जो वैल्यू आई है 3,15,36,000 सेकंड्स हमारे पास सेकंड्स आ गई हैं वैल्यू टाइम की। इसके बाद एज यू नो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, आप अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, 3.0 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सो मैंने स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको सी से ज़ाहिर किया जाता है, 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड मैंने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू लिख ली है। अब क्योंकि डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है S = VT। एज जो C की वैल्यू है इसको V के बराबर रखना है, क्योंकि ये स्पीड के लिए होता है। तो मैंने पहले C की वैल्यू रख ली है फार्मूला में, फिर उसके बाद T की वैल्यू जो कि सेकंड में है, जो C की वैल्यू हो वो मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई सेकंड्स। तो सेकंड जो है पर सेकंड से कैंसिल आउट होएगा, तो हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन करके आंसर बचेगा 9.8 क्रॉस 10⁻15 मीटर, ये जो मीटर बचा था। तो ये तो था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। जब न्यूमेरिकल समझ रहे हो इस तरह ऑनलाइन क्लासेस में, तो उसके लिए सबसे अच्छा और बेटर तरीका का ये होता है कि आप कॉपी पेंसिल को अपने साथ रखें, वीडियो लेक्चर सुनते जाएं और साथ साथ नोट करते जाएं, ताकि आपको न्यूमेरिकल को समझने में आसानी रहे। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए है जिसमें सेकंड्स इन 1 ईयर मालूम करने हैं, पार्ट बी में 1 साल में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं ये मालूम करना है, और पार्ट सी में 1 सेकंड के अंदर जो है वो साल कितने होते हैं ये मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। जो पहला पार्ट है वो ऑलमोस्ट हमारा पहला न्यूमेरिकल रिपीट हो रहा है यहाँ तक कि हमने 1 साल में सेकंड्स मालूम करने हैं। तो 1 ईयर जो है वो 365 डेज के बराबर होता है, 1 डे 24 आवर्स के बराबर होता है, 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। हम इन तमाम वैल्यूज को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम जो है टाइम को सेकंड में क्यों निकाल रहे हैं, एज SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। सो इसलिए हम जो है स्टूडेंट्स टाइम को सेकंड्स में जो है हम निकाल रहे हैं कि 1 साल में हमारे पास इतने सेकंड होते हैं। ये स्टेटमेंट भी है सेकंड्स इन 1 ईयर। और जो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने सेकंड में इसलिए मेजर किया इसको क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट है वो सेकंड होता है। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं कि नैनो सेकंड्स कितने होते हैं 1 साल के अंदर, नैनो सेकंड इन 1 ईयर। तो हमने 1 ईयर को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि 1 ईयर 3.1536 क्रॉस 10⁻7 सेकंड के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो हमें पता है ये जो नैनो है ये प्रीफिक्स होते हैं आटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गगा टेरा पेटा हेक्सा। तो स्टूडेंट 1 सेकंड जो हो वो 10⁻9 नैनो सेकंड के बराबर होता है।
तो 1 ईयर जो हो जाएगा, ऑलरेडी ये वैल्यू तो कैलकुलेटेड है 3.1536 क्रॉस 10⁻7 सेकंड, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻9 से, तो एक साल के अंदर जो है वो इतने नैनो सेकंड आ जाएंगे, विच इज 3.15 क्रॉस 36 क्रॉस 10⁻16 नैनो सेकंड। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का बी पार्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है इनमें से कोई भी पार्ट, ये ए पार्ट भी आ सकता है सेपरेटली, बी पार्ट भी आ सकता है और सी पार्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे सेपरेटली आ सकते हैं बोर्ड के एनुअल पेपर्स में। सो सी पार्ट हमारा क्या है, ईयर्स इन 1 सेकंड, एक साल के अंदर जो है वो सेकंड्स कितने होते हैं, एज 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 क्रॉस 10⁻7 सेकंड्स। तो 1 सेकंड किसके बराबर होगा कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये टोटल सेकंड्स कर लेंगे, वो ईयर्स में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब 1/3.15366 करेंगे क्रॉस 10⁻7, तो आप देखेंगे कि 3.17 क्रॉस 10⁻8 ईयर्स के बराबर होगा। पावर जो है 7 ऊपर जाके -7 हो जाएगी, जो +7 ऊपर जाके -7, और ये -8 कैसे आया कि 1 को डिवाइड करें 3.15 से, तो कैलकुलेशन करके आपको फर्दर इसका पता लग जाएगा। जो थर्ड न्यूमेरिकल मैंने नोट किया हुआ है, जो स्टेटमेंट मैंने नोट की हुई है, वो है स्टूडेंट्स के लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। हमारे पास एक प्लेट है जिसमें लेंथ और विड्थ की जो वैल्यू है वो दी गई है, और हमने एरिया की वैल्यू को मेजर करना है। तो रेक्टेंगुलर का फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो सबसे पहले हमने लेंथ को लिख लिया है, बाद में हमने विड्थ को लिख लिया है। लेंथ की वैल्यू 15.3 सेंटीमीटर, विड्थ की वैल्यू 12.80 सेंटीमीटर। सो एरिया का जो फार्मूला होता है रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमने लेंथ और विड्थ की वैल्यू को रखा 15.3 मल्टीप्लाई बाय 12.80 सेंटीमीटर। सो ये जवाब आया 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर से की मल्टीप्लिकेशन हुई है। तो राउंड ऑफ करके हमने इसका जवाब जो है वो 196 सेंटीमीटर स्केल लिख लिया। तो ये हमने फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स को जो है वो डिस्कस किया है। और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान में रखें कि न्यूमेरिकल्स को करते वक्त सिर्फ डाटा लिखने के भी मार्क्स होते हैं। सो डाटा पढ़ें, फार्मूला जो लगता है पॉसिबल उसको देखें कि कौन सा पॉसिबल फार्मूला लगेगा, और बाय स्टेप वाइज कॉपी पेंसिल उठाएं और न्यूमेरिकल को परफॉर्म करें। नाउ वी विल डिस्कस numerical number 4 and numerical number 5. So take a look. numerical number 4 में हमें वो क्या कहता है, हमें 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मास दी गई हैं। हमने इन 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मास को करना है ऐड, और ऐड करके बताना है कि एडिशन इन अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। हमने प्रिसीजन को जो है वो देखना है। हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी के टॉपिक को इन डिटेल पढ़ा भी था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आप उस लेक्चर को जो है वो सुन सकते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वाले लेक्चर को, आपको जो है वो डिटेल एंड कंप्लीट कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें 4 जो है मासेस हैं, मैंने इन सबको मासेस को सम कर लिया। सम करके मेरे पास जो हमारे पास आंसर आया वो आया है 19.398 किलोग्राम, क्योंकि मासेस सारे किलोग्राम में, तो यूनिट जो है वो टोटल मास में जो है वो किलोग्राम ही रहा है, और जो हमारे पास मास का ऐसा यूनिट होता है वो भी किलोग्राम ही होता है। अब हमने देखना है कि हम अप्रोप्रिएट जो एडिशन में जो है अप्रोप्रिएट प्रिसीजन जो है कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए देखते होते हैं कि सबसे लेस प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है। तो लेस प्रिसाइज वैल्यू देखें, लीस्ट प्रिसीजन किसमें है, ऊपर वाली। अब लीस्ट प्रिसीजन का कैसे पता लगता होता है, किसी जो है हमारे पास रकम के अंदर डेसिमल के बाद जितने कम अदाद होंगे वो रकम उतनी ही लीस्ट प्रिसाइज होगी। तो ऊपर वाली 3 वैल्यूज में देखें, पहली वैल्यूज में डेसिमल के बाद 3 जो है हमारे पास डिजिट्स हैं, दूसरी वैल्यू में भी डेसिमल के बाद 3 जो हमारे पास हैं वो डिजिट्स हैं, और तीसरी वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, और फोर्थ वन वैल्यू जो है इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो इस वैल्यू को हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू को। तो देखें लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू जो है उसको हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, जिसमें जो है डेसिमल के बाद 1 डिजिट था। तो आंसर जो है टोटल, तो आंसर को भी हम जो है अप्रोप्रिएट प्रोसीजर में जब लिखेंगे तो हम 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखेंगे। तो राउंड ऑफ किया इसको, क्योंकि 19.398 था, इसको राउंड ऑफ करके 19.4 हो गया। तो दिस इज एक्चुअली दी अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है एडिशन के अंदर। ये था न्यूमेरिकल नंबर 4 विच इज वेरी इजी वन। अगर आपको प्रोसीजर वाला टॉपिक इन कंसेप्ट पढ़ा है तो आप इसको फौरन हल कर सकते हैं। 5th न्यूमेरिकल जो है ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इसको जरा गौर से समझना है।
इसमें हमें सिंपल पेंडुलम का फार्मूला दिया गया है और कहा गया है कि वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ जी को भी मेजर करें और उसके जो है अनसर्टेनिटी को भी मेजर करें टाइम पीरियड के फार्मूले को, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के फार्मूले को फॉलो करते हुए। तो स्टूडेंट्स देखें, सारी ये जो वैल्यूज हैं ये आपको गिवन है बुक के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने कैलकुलेट कर लेनी, फिर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो 100 सेंटीमीटर है उसको मीटर में लिखेंगे क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो 1 मीटर। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, हमारे पास जो 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम है वो 40.2 सेकंड्स है। और टाइम पीरियड जो होता है आपको पता होता है कि टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर डिवाइड करना है। ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड का कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, हमारे पास ये टाइम पीरियड की वैल्यू निकल आएगी विच इज 2.01 सेकंड। लीस्ट काउंट जो होता है मीटर स्केल का, एज 1 मीटर रूल जो होता है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है या 0.001 मीटर होता है। और लीस्ट काउंट जो स्टॉप वॉच का होता है 0.1 सेकंड है। तो स्टूडेंट्स इधर हम स्टॉप वॉच को जो है वो यूज कर रहे हैं बिकॉज सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है उसके लिए हम स्टॉप वॉच को कंसीडर करते हैं। आम नॉर्मल रिस्ट वॉच या क्लॉक से हम जो उसका टाइम पीरियड को मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमने वैल्यूज लिख लिया, ये गिवन डाटा था। फार्मूला हमें गिवन है, ये भी गिवन डाटा में गिवन है फार्मूला, और वैसे भी आपको जो है वो फार्मूला सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला हम मैट्रिक क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज मैंने जी की वैल्यू निकाल ली तो ये मैं जो है वो जजर की खत्म करूंगा, स्क्वायर रूट को खत्म करूंगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी है तो टी स्क्वायर आ गया, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आ गया, और एल ओवर जी के ऊपर से जो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया है। इसके बाद जी की मैंने वैल्यू निकाल ली है, जी इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टी स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज मौजूद है। एज 4 पाई कांस्टेंट है दोनों टर्म्स, एल की वैल्यू जो है 1 मीटर है और टी की जो टाइम पीरियड की वैल्यू 2.01 सेकंड है, तो उसका स्केल लिया हमने। तमाम वैल्यू को हम कैलकुलेशन करेंगे तो जी की वैल्यू जो आएगी वो 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। उसके बाद फर्दर जो है हम ये जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। फाइंड वैल्यू ऑफ जी कहा था फर्स्ट स्टेटमेंट में, 2 पार्ट्स हैं इसके। जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम जी के लिए अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम जो है वो पहले लेंथ में भी अनसर्टेनिटी लेंगे, फिर टाइम में भी अनसर्टेनिटी लेंगे। अब लेंथ में अनसर्टेनिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेंथ में पता होना चाहिए। ये जब मैंने अनसर्टेनिटी का टॉपिक पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स, आप जो है वो देखें, वॉच करें, तो अनसर्टेनिटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी और इसके अलावा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी हमारे पास होती है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है वो स्टूडेंट्स हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होती है। मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि जब हमने अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अनसर्टेनिटी 3 किस्म की होती हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है स्टूडेंट्स वो सिंपली लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होती है। तो देखिए लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है वो मैंने पहले आपको बताया है कि 0.001 मीटर है, तो मैंने वैल्यू को उसी तरह लिख लिया है। उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट। अब ये मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिखी है, लेकिन जब मैंने अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने ये फार्मूला भी लिखा था, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई जो हमारे पास गिवन जो टोटल हमारे पास वैल्यू है वो 1 मीटर की है, लीस्ट काउंट 0.001 मीटर का है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए करें क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 0.1% इसका जो है वो आंसर आएगा। सेकंड वैल्यू है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम, क्योंकि टाइम के लिए जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट का, वो 0.1 सेकंड है, तो यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अब परसेंटेज हम निकालेंगे तो बेटा लीस्ट काउंट, जिसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ टाइम जो 40.2 सेकंड है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा 0.249%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ टू टाइम रेशियो हमने निकालनी है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम स्केल। आपको पता है पावर फैक्टर जो होता है शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट वाले टॉपिक में हम ये पावर फैक्टर वाले में ब्रीफली इसको डिस्क्राइब भी किया था, बयान किया था, आप प्रीवियस लेक्चर से सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट किया है, ये टी स्क्वायर था, तो शुरू में आके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस साइन दरमियान में रहा, तो टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास लेंथ टू टाइम रेशियो में 0.598% आ गई है। अब हमने क्योंकि जी की वैल्यू में जो है वो अनसर्टेनिटी को मालूम करना था, तो ये जो टोटल अनसर्टेनिटी निकली एल टी स्क्वायर डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9.76 करें, तो आपके पास
अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की। तो स्टूडेंट्स एज वी ऑलरेडी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ g और ये अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो हम जो है g की वैल्यू को जो है 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस में, और इससे पहले ये g की कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमने फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट की है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल्स को समझ रहे होते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका अगर होता है कि कॉपी और पेंसिल लेके बैठें, ताकि स्टेप वाइज साथ साथ करते जाएं और आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। तो इसको भी जो है हमने दो न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस किया है। आप इनको प्रैक्टिस करें एक दफ़ा दो दफ़ा बैठ के, तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल नंबर 6 एंड 7 जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। अपनी बुक को निकालें, कॉपी पेंसिल पकड़ें और साथ साथ राइट करते जाएं और न्यूमेरिकल को समझते जाएं। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो कहता है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए डायमेंशन और यूनिट दोनों चीजें फाइंड करें। डाटा कोई नहीं मेंशन, जस्ट उसने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि डायमेंशन एंड यूनिट्स फॉर द ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, इसको हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ग्रेविटेशन फोर्स का जो है वो फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला पता होगा तब ही हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की डायमेंशन और यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें जो g है कैपिटल G, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। सो हमने जो है इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट करनी है और यूनिट ऑफ g भी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी यूज हो रही हैं। जब हम g को जो है लेके जाएंगे, g को कैलकुलेट करेंगे, तो r स्क्वायर जो है वो f के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m और m2 जो कि मासेस हैं वो नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ, बेशक r स्क्वायर में है, r स्क्वायर ने f के साथ जाके मल्टीप्लाई होना है, तो बेसिकली ये फार्मूला ऐसे बन जाना है g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। तो फोर्स की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन, मास की डायमेंशन और ये भी मास की डायमेंशन, इसको हमने फार्मूले की शक्ल में लिख लिया। अब डायमेंशन में हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देते हैं स्पेसिफिक सिंबल के गिर्द। तो पहले ग्रेविटेशन कांस्टेंट के गिर्द, जी के गिर्द हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, एफ के गिर्द लेंथ, मास और मास हमने इनकी सबकी लिख ली। अभी मैंने एफ फोर्स की जो डायमेंशन है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में मेंशन करता हूँ। पहले मैंने एफ ही लिख लिया है, लेकिन फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो एम एल टी इनवर्स स्क्वायर होती है। तो इसको मैंने जो है इधर पुट किया इसकी वैल्यू को, तो देखिए फिर क्या निकलता है हमारे पास। जी की डायमेंशन ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का ग्रेविटेशन का कांस्टेंट जो है वो एम एल टी इनवर्स स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो है हम डायमेंशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए न्यूमिनेटर में सिर्फ एक कैपिटल एम है, जबकि डिनोमिनेटर में कैपिटल एम स्क्वायर आ रहा है। तो कैपिटल एम स्क्वायर जब ऊपर जाएगा एम रेज़ टू पावर -2 हो जाएगी, +1 इसकी पावर है, -2 इसकी पावर है, तो -1 बच जाएगी। लेंथ देखें, एक लेंथ ये एल स्क्वायर ये है तो एल क्यूब बन गया और टी -2 जो है वो वैसे ही आ गया है। तो ये तो आ गई डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब हम चलते हैं इसके यूनिट की तरफ। तो यूनिट के लिए भी जिस चीज़ का हम जिस फिजिकल क्वांटिटी का या किसी इक्वेशन में जो है किसी क्वांटिटी का जब हमने यूनिट को मेजर करना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी मकदारें हैं। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 और आर स्क्वायर जो है ये तो ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला है। जी को हम इधर लेके आएंगे तो आर स्क्वायर एफ के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और m1 m2 डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। एज यू नो फोर्स का जो फार्मूला होता है, फार्मूले से शुरू कर लें या ऐसा यूनिट याद रख लें। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, लेंथ है मीटर का, इसका ऐसा यूनिट होता है लेंथ का, आर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया। m1 m2 मासेस दिए गए होंगे किलोग्राम 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 को किलोग्राम से मल्टीप्लाई करें तो किलोग्राम स्क्वायर। सो इसका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जिसको ऐसे भी हम जो है लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 विच इज इंपॉर्टेंट वन। बोर्ड के पेपर में ये अक्सर स्टूडेंट्स
आ सकता है। और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आपसे जस्ट ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डिमेंशन पूछ सकते हैं या ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ऐसे इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है F = VI + AT विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने डिमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए ये प्रूव करना है कि ये करेक्ट इक्वेशन है। सो हमें ये मालूम तो है कि ये इक्वेशन करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये करेक्ट लिखी हुई है, लेकिन हम डिमेंशन के थ्रू इस बात को प्रूव भी करेंगे। तो देखें इसमें बेसिकली 4 जो है वो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, VF, VI, A और T। तो एज वी नो T तो टाइम है इसमें, VI जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी, VF फाइनल वेलोसिटी, A से एक्सेलरेशन और T से जो हमारे पास क्या होता है जी, टाइम। हम करेंगे क्या, जब भी स्टूडेंट्स किसी इक्वेशन को प्रूव करना होता है डिमेंशनली, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन अलग कैलकुलेट कर लेते हैं और राइट हैंड साइड की डिमेंशन अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या किया है कि डिमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड VF। अब वेलोसिटी बेशक फाइनल वेलोसिटी हो या बेशक वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो, उसको ये डिमेंशन हमेशा है LT⁻⁻1 या LT इनवर्स ही रहेगी। तो LT-1 भी इसको पढ़ लेते हैं, चाहे VF हो चाहे VI हो, इसकी डिमेंशन LT-1 ही रहेगी। एक्सेलरेशन है हमारे पास, इसकी डिमेंशन जो है LT-2 रहती है, LT⁻²। ये हम डिमेंशन एनालिसिस जब पढ़ रहे थे टॉपिक, उसमें हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डिमेंशन को कैलकुलेट भी किया था। सो ये स्टूडेंट्स याद रखें कि सिर्फ डिमेंशन एनालिसिस को एज अ शॉर्ट या लॉन्ग के तौर पे ये सिर्फ नहीं करें, ये मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज की डिमेंशन एज ए MCQs भी जो है वो आ जाती हैं। और होमोजेनिटी समझ लें, ये साबित हम कर रहे हैं, जब डिमेंशनली किसी इक्वेशन को करेक्ट साबित करते हैं तो इसको डिमेंशनल एनालिसिस में होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। तो अब देखें कि राइट हैंड साइड को मैं प्रूव कर रहा हूँ VI + A × T। VI वेलोसिटी है, इसकी डिमेंशन LT-1 रहेगी, प्लस एक्सेलरेशन की डिमेंशन LT-2 रहेगी और टाइम की डिमेंशन कैपिटल T रहेगी। ये पावर -2 है, इसकी पावर +1 है, तो LT-1 बच जाएगा। तो LT-1 + LT-1, तो डिमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब आप कहेंगे इसमें सिर्फ सर ये एक क्वांटिटी आई है, इसमें 2 क्वांटिटीज आ रही हैं, लेकिन बेटा देखें कि डिमेंशन जो है वो LT-1 और LT-1 ही रही है। अगर इसको सम कर रहे हैं तो 2 LT-1 आ जाएगा, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर, उसकी कोई डिमेंशन नहीं होती। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हम लिख सकते हैं, या एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी देख लें और राइट हैंड साइड में देख लें। thus we find that dimension of all 3 terms, कि तीनों टर्म्स की डिमेंशन जो है वो सेम आई है। आप इसको LT-1 को अगर 2 LT-1 भी लिखें तो 2 की डिमेंशन कोई नहीं होगी, फिर भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आ जाएगी। लेकिन एक और मेथड है कि तीनों जो क्वांटिटीज दी गई हैं हमें, अलग अलग टर्म्स जो दी गई हैं, उन तीनों की डिमेंशन क्या आई है, सेम आई है। thus we find that dimension of all 3 terms are same which prove correctness of VF = VI + AT। यानी फिजिकल इक्वेशन को हमें डिमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए करेक्ट प्रूव किया है। तो ये तो थे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 एंड न्यूमेरिकल नंबर 7। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 को। न्यूमेरिकल नंबर 8 सिमिलर इसी तरह का हमने क्वेश्चन डिमेंशन एनालिसिस का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो ड्राइविंग ए पॉसिबल फार्मूला में हमने बिल्कुल इसी तरह की सेम कैलकुलेशन की थी। उस वक्त हमने टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम का फार्मूला जो है वो मेजर किया था। अब इस न्यूमेरिकल नंबर 8 में हम स्पीड ऑफ साउंड मेजर करेंगे। मटीरियल में स्पीड ऑफ साउंड मेजर करेंगे किस वक्त, जब हमें 2 क्वांटिटीज ऑलरेडी दी गई हों, डेंसिटी ऑफ मीडियम जिसको रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेस रेशियो स्ट्रेन होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्टूडेंट्स हमने जो है डिमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए हमने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव करना है। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए हमने कैलकुलेशन की थी। चले बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो हम अपना जो है डाटा लिखते हैं कि डेंसिटी ऑफ मीडियम रॉ से रिप्रेजेंट की जाती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी फार्मूले को हमने जो है वो डिटरमिन करना है। एज वी नो
कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर और दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। तो मैं इन दोनों क्वांटिटीज को जो है प्रोपोर्शन में लिख देता हूं विद स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि दोनों क्वांटिटी स्पीड ऑफ साउंड के प्रोपोर्शन है तो मैं इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। अब हमने करना क्या है, जब भी किसी प्रोपोर्शन वाले साइन को हमने खत्म करना हो, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना हो, इक्वालिटी में लेके आना हो तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वालिटी में हम ले हैं v इज इक्वल टू कांस्टेंट p रेज़्ड पावर a e रेज़्ड पावर b। अब p इधर तो आप यहां पे लिखेंगे कि सर ये जो है हमारे पास ये बेसिकली पी नहीं, इसको डेंसिटी ड्रॉ लिखा हुआ है, तो ये अक्सर बुक्स के ऊपर इसको पी से लिखा हो, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बेसिकली थोड़ा सा इसको डिल्ट करके लिखना है। अब ए और बी जो लिखा है मैंने ये अपनी तरफ से कोई लिखे हैं पैरामीटर्स लिखे हैं कि ए और बी की वैल्यूज को डिटरमिन करेंगे तो हम एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल फार्मूला है वी का स्पीड ऑफ साउंड का उसको मेजर कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से ज्यूम कर लिया है ए और बी की वैल्यूज को मैंने कैलकुलेट करना है। पहले तो आगे बढ़ते हैं कि जिन क्वांटिटीज की हमें डिमेंशंस का पता है हम उन क्वांटिटीज की डिमेंशन को लिख लेंगे। जैसे हमें स्पीड की डिमेंशन का पता है LT-1 होती है, और डेंसिटी जो है उसकी डिमेंशन का पता है। अच्छा कहीं पे ये P लिखा होता है, कहीं पे इसको पढ़ते वैसे बेसिकली मैंने P बोला है, इसका जो बेसिकली सही जो वर्डिंग है वो है रॉ, इसको रॉ भी पढ़ते हैं, मैंने ये टिल्ड करके लिख दिया, पहले प्रॉपर P लिखा हुआ था तो ऐसे लिखा होता है, ये सीधा करके एक साइन बनाया होता है, लेकिन ये रॉ इसको बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स मुझे स्पीड ऑफ साउंड की डिमेंशन का पता है LT-1 और डेंसिटी की डिमेंशन जिसको रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डिमेंशन का पता है ML-3, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डिमेंशन E की डिमेंशन का मुझे नहीं पता। तो पहले E की डिमेंशन को मैं कैलकुलेट करूंगा, उस E की डिमेंशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, उसके बाद हम A और B की वैल्यूज को जो है वो कंपेयर करेंगे, A और B की वैल्यूज को हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके। तो देखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है, और स्ट्रेन क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमने वही सारी चीजें यहाँ फार्मूले में पुट कर दी के, तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया एज फोर्स की जो डिमेंशन होती है वो ML-T-2 होती है। इस चैप्टर में हमने मल्टीपल टाइम या न्यूमेरिकल में पहले भी जो है फोर्स की डिमेंशन को डिस्कस किया है। एरिया जो है उसकी डिमेंशन L² होती है। चेंज इन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, इसकी डिमेंशन जो है इसको हमने जो इकट्ठा करके लिख लिया है। तो ये इसमें जो है ये सारा फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ओवर चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास सिर्फ डिमेंशन आएगी जी ML-T-2 और L²। तो ML-T-1 T-2 हमारे पास बचा है, कैसे देखें जरा। अब इधर जो L की डिमेंशन पॉजिटिव 1 है न्यूमिनेटर में, इधर जो है नीचे पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 2 ऊपर जाएगा वो -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 तो नेगेटिव का 1 बचा। M वैसे का वैसे लिख लिया, T जो है वो -2 लिख लिया, चेंज इन वॉल्यूम से जो वो कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास सिर्फ यही डिमेंशन बची। अब डिमेंशन को हमने जो है इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट कर लेना है। जैसे V की डिमेंशन और डेंसिटी की डिमेंशन, रॉ की डिमेंशन को ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं। E की डिमेंशन को लिखेंगे LT-1 ये स्पीड की डिमेंशन होगी, ML-3 ये मेरे पास डेंसिटी रॉ की डिमेंशन होगी, और ML-1T-2 ये मेरे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E की जो है वो डिमेंशन आ जाती है। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि देखे ना लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन सी डिमेंशन मौजूद है, कौन कौन सी क्वांटिटी मौजूद है, और राइट हैंड साइड पे कौन सी मौजूद है। फिर हम उनको जो पावर के हिसाब से पैरामीटर्स जो हमने डिसाइड किए थे उसके हिसाब से जो कंपेयर करने हैं। लेट इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ मौजूद है, लेंथ की पावर +1 है। अब राइट हैंड साइड पे देखना है कि लेंथ जो है, लेंथ की डिमेंशन जो है वो कहाँ मौजूद है। L की पावर -3 और पावर बार -a मौजूद है, तो -3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, -3a आ गया। लेकिन इधर भी लेंथ मौजूद है, तो -a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b लिख लिया। ये लेंथ को दोनों साइडों पे कंपेयर कर लिया। उसके बाद आता है टाइम के लिए। टाइम की इधर जो डिमेंशन है वो t की पावर -1 है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड में देखिए टाइम की डिमेंशन कहाँ पे है, ये t की पावर -2 है, लेकिन पावर बार -b है, तो -2 को b से मल्टीप्लाई किया तो t की जो डिमेंशन उसकी पावर -2b लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे मास की कोई डिमेंशन नहीं है, तो मैंने m की पावर जो है डिमेंशन में ब्रैकेट्स में लिख के उसकी पावर 0 डाल ली। लेकिन राइट हैंड साइड पे इधर भी मास की डिमेंशन है, इधर भी मास की डिमेंशन है। इधर मास की डिमेंशन में पावर a है, इधर मास की डिमेंशन में पावर b है। तो एज यू नो पावर जो है वो प्लस हो जाती है अगर हमारे पास जो नीचे वाली क्वांटिटी बेस जो है वो सेम हो, तो m की पावर a + b।
अब हमने जो क्वेश्चंस को बना लेना है, जैसे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो राइट हैंड साइड पे -3 है -b है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम 2 का नाम दे लिया क्योंकि ऑलरेडी 1 लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे तो -1 है, राइट हैंड साइड पे -2b है तो -2b = -1 लिख लिया। तीसरी क्वेश्चन में देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है और राइट हैंड साइड पे a+b है तो उसको एज इट इज लिख लिया और इनको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का नाम दे दिया। अब ना तो क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई वैल्यू निकल सकती है, ना क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि कोई जो हमारे पास वैल्यू नॉन वैल्यू नहीं है मौजूद। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें -2b = -1 है, तो पहले तो इसमें से b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो b की वैल्यू आ गई 1/2। उसके बाद इस b की वैल्यू को मैंने पुट किया क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि अगर b की वैल्यू को इधर पुट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू अल्टीमेटली निकल आती है। तो a और b की वैल्यू को मेजर कर लिया, फिर a की वैल्यू को मैंने मेजर किया तो a की वैल्यू आ गई -1/2। अब इसके बाद बजाय कि हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलें या जो भी हमारे पास, क्योंकि 2 ही मैंने पैरामीटर रखे थे, 2 ही कांस्टेंट क्वांटिटीज की वैल्यू को मेजर करना रखा था a और b की। जब a और b मेरे पास आ गई हैं क्वांटिटीज तो उसकी वैल्यूज को पुट कर देना। अब देखें डेंसिटी की पावर थी a, अब a की कीमत क्या है -1/2, तो मैंने डेंसिटी की पावर -1/2 लिख ली। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर थी b, तो b की कीमत मेरे पास क्या आई है 1/2, तो देखें e की जगह मैंने 1/2 इधर मेंशन कर लिया है और कांस्टेंट ये वैसे ही लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट की डिमेंशन कोई नहीं होती, ये ऑलरेडी हम डिमेंशन एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। अब v = कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर 1/2 ओवर डेंसिटी की पावर +1/2, क्योंकि ऊपर पावर -1/2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। अब 1/2 जो है ये इसको 1/2 लिखने के बजाय हम जब भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 के बराबर होती है, तो मैंने इसको स्क्वायर रूट में लिख लिया, स्क्वायर रूट और कांस्टेंट एज इट इज लिख लिया है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम हमने वैल्यू निकाल ली है जब डेंसिटी की वैल्यू दी गई हो और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू दी गई हो फार्मूला में, तो ये स्पीड ऑफ साउंड का जो है हमने फार्मूले को मेजर किया है। ये डिमेंशनल एनालिसिस में रिपीट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह के मेथड को फॉलो करते हुए हमने ड्राइविंग ए पॉसिबल फार्मूला में लास्ट लेक्चर में टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम को मेजर किया था। तो ये तो था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। स्टूडेंट्स अब लास्ट 2 न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 1 के, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वो लास्ट 2 न्यूमेरिकल कौन कौन से और को कैसे हमने परफॉर्म करना है। तो नॉन न्यूमेरिकल जो है वो डिमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड ही है, यानी आप देखें इस चैप्टर के मोस्टली न्यूमेरिकल जो हैं वो डिमेंशन से रिलेटेड हैं। यानी अगर आपको डिमेंशन एनालिसिस का टॉपिक पे फुल कमांड है तो आप न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं E = mc², आइंस्टाइन की मास एनर्जी इसको इक्वेशन बोलते हैं। कहते हैं इसको डिमेंशनली करेक्ट साबित करना है, यानी होमोजेनिटी को हमने जो है वो इक्वेशन की प्रूव करना है। तो होमोजेनिटी जब हम प्रूव करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के जो बराबर है डिमेंशनली हम प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एनर्जी है, तो एनर्जी की एज इट इज हमें कोई डायरेक्ट डिमेंशन जो पता नहीं होती, लेकिन एनर्जी जो है E बराबर होती है W के और W जो है वर्क है, वर्क FD होता है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। F आगे आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F = ma होता है और D को मैंने एज इट इज लिख दिया है। और इसकी जो है डिमेंशन में कैसे लिखी है कि m L² और T की पावर -2, तो इसको जो है इकट्ठा करके लिख लिया। अब डिमेंशन ऑफ एनर्जी m L² T की पावर -2 ये अलग लिख लिया। अब देखें इसको स्टेप वाइज मैंने जो है इसको एलैबोरेट अगेन ऐसे किया है कि मास की डिमेंशन कैपिटल M मैंने ले लिया है, एक्सेलरेशन की डिमेंशन LT की पावर -2 ले लिया है, और जो अकेला मेरे पास जो डिस्टेंस है D की जो पावर डिमेंशन है वो मैंने अकेला L ले लिया है। तो इसको आप देखेंगे तो m L² T -2 ही आएगा, ये वाली चीज़ ही आ गई है दोबारा। तो रटा लगाने की जरूरत नहीं है, E को W के बराबर करें, W वर्क है, वर्क का फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट F एंड D। फोर्स यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F = ma होती है, D को मैंने एज इट इज लिख लिया है। तो मास की डिमेंशन, एक्सेलरेशन की डिमेंशन ऑफ और फासले की डिस्टेंस की डिमेंशन, तो m L² T -2 जो है हमारे T की पावर -2 हमारे पास जो है वो डिमेंशन आई है। अब राइट हैंड साइड की डिमेंशन को देखें जो हमारे पास है mc²। अब c जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है, c को v के बराबर रख लें, m मास है, यहाँ पे मास की डिमेंशन कैपिटल M, c को मैंने v के बराबर रखा है, तो वेलोसिटी की या स्पीड की डिमेंशन LT-1 होती है। इसका स्केल लें, अब देखें m L का स्केल t की पावर -1 है, t -1 का स्केल तो t की पावर -2 आ जाएगी, तो m L² T
टी की पावर -2। तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डिमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डिमेंशन के बराबर आ रही है। हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए डायमेंशनली E इज इक्वल टू MC स्क्वायर को हमने करेक्ट साबित जो है वो कर दिया है। आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। लास्ट न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर जो किसी पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है और वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ का रेडियस जो r, एक्सेलरेशन वेलोसिटी और रेडियस के दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हम जो है कोई पावर्स ले लेते हैं वेलोसिटी की और कोई पावर ले लेते हैं रेडियस की, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हमने रेडियस और वेलोसिटी जो पावर्स हैं उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो मैंने एक्सेलरेशन जो है वो रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो मैंने इन दोनों को लिख लिया है, जबकि रेडियस और वेलोसिटी के जो हमारे पास जो है या स्पीड आप कह लें, वेलोसिटी ना कहें, रेडियस या स्पीड के जो है पावर्स को जो हमने डिटरमिन करना है। तो एक्सेलरेशन को प्रोपोर्शन साइन r रेज़ टू पावर n, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन साइन स्पीड v रेज़ टू पावर m। तो क्योंकि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हमने इसको एक ही रिलेशन बना लिया, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन साइन r रेज़ टू पावर n v रेज़ टू पावर m। अब जब भी किसी प्रोपोर्शनैलिटी वाले रिलेशन को खत्म करते हैं, कांस्टेंट में लेके इक्वालिटी में लेके आते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इज इक्वल टू कांस्टेंट r रेज़ टू पावर n v रेज़ टू पावर m। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह लिया। अब इसी तरह का न्यूमेरिकल हमने न्यूमेरिकल नंबर 8 कैलकुलेट किया, लेकिन उसमें हमने फार्मूला ड्राइव किया था। लेकिन उससे पहले आप देखें कि जो पावर्स होती हैं, जो कांस्टेंट्स होते हैं, a b की वैल्यू उसमें हमने डिटरमिन की थी। इसमें भी हमने पावर्स जो हैं वो n m रखी हुई हैं, इसकी वैल्यूज को डिटरमिन करना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या होता है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और इक्वेशन की राइट हैंड की तरफ जो वैल्यूज हमारे पास होती हैं उनकी डिमेंशन को लिख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की डिमेंशन LT-2 होती है, LT की पावर -2, और r जो रेडियस है, रेडियस जो है लेंथ में मेजर करते हैं तो इसकी डिमेंशन l आ गई और वेलोसिटी की डिमेंशन LT की पावर -1 आ गई। अब रेडियस का पावर n, वेलोसिटी की डिमेंशन की पावर m, हमने इसको एज इट इज लिख लिया है। अब हमने करना क्या है कि जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, अब देखिए ना, लेंथ की पावर n भी है, इधर लेंथ m की पावर में भी है, हमने इसको सेपरेट कर लिया है और हम राइट हैंड साइड इसको कंपेयर करेंगे। अब राइट हैंड साइड पे देखिए लेंथ की पावर 1 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ की पावर n भी और लेंथ की पावर n भी है, तो लेंथ की पावर n प्लस m इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें टाइम की पावर -2 है, जबकि राइट हैंड साइड पे टाइम की पावर -1 को m से मल्टीप्लाई करें तो -m है। तो अब हमने क्या करना है कि क्वांटिटीज जो हैं, डिमेंशनल जो हैं, इनको सेपरेट रख के हमने सिर्फ जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो आप देखें n प्लस m जो है 1 के बराबर आ जाएगा, उसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दें, और -2 जो है -m के बराबर आ जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह दें। यहां से पहले हमारे पास m की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड हो सकती है, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट किया तो m इज इक्वल टू 2 आ गया, और हम m इज इक्वल टू 2 की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 1, ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा तो n की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरह हमने स्पीड और रेडियस, कुछ जो है वो बुक्स में या कुछ जो है आपको हेल्पलाइन जो बुक होती है, हेल्पिंग बुक, जब डाटा आप सर्च करें तो किसी जगह पे इसको v को जो है वो वेलोसिटी लिखा हुआ है, किसी जगह जो इसकी स्टेटमेंट को जो है वो स्पीड लिखा हुआ है। तो हमने जो है वो रेडियस और स्पीड की पावर्स जो है n और m उनकी वैल्यूज को डिटरमिन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। मैं आपको दोबारा बता दूं कि न्यूमेरिकल्स को करने का अच्छा वे क्या होता है कि सबसे पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ें, जो गिवन डाटा होता है उसको लिख लिया जाता है और जो डाटा कैलकुलेट करना होता है उसको भी लिख लिया जाता है। अब आप जब न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये फार्मूले ऑलमोस्ट वही लगते हैं जो हम चैप्टर में रीड कर चुके होते हैं, यानी चैप्टर का थॉरोली जो स्टडी है वो बहुत ज़रूरी है। और न्यूमेरिकल को समझते वक्त जब टीचर समझा रहा है, चाहे आप रेगुलर क्लास में समझें या ऑनलाइन क्लास में समझें, यूट्यूब पे समझें आपको लेक्चर, कॉपी पेंसिल अपने साथ रखते हैं और साथ साथ नोट करते जाते हैं, देन इसकी प्रैक्टिस करें तो न्यूमेरिकल जो है सॉल्व बहुत इजी मेथड में हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।